हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी विज्ञान की जो बुक है विज्ञान भारती उसका चैप्टर 11 देखने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है बल और दाब। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत समझाता चलूँगा। हमारा पहला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दाब होता क्या है? दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए दाब का भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे चूंकि पास्कल ने खोजा था इसलिए इसका एक और नाम है पास्कल। तो यहाँ पे हमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही दिया है तो हम लोग वही आंसर लगाएंगे, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो क्या होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कोई वस्तु डाली जाती है। तो इस प्रकार से तो इसका भार जो होता है डब्लू, वेट, वो नीचे की तरफ होता है और जितना वो पानी हटाता है वो पानी ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। तो अगर W1 और W मतलब भार और उत्प्लावन बल बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वस्तु तैरती रहेगी। अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो वस्तु ऊपर की ओर तैरती रहेगी और अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ डूब जाएगी। और अगर दोनों बराबर होंगे तो वस्तु ऐसे डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, मतलब ये नीचे वाला फोर्स कम है और ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर फोर्स ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, वस्तु जल में डूब जाएगी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था दाब मतलब ही होता है, दाब का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो इसका ऑप्शन स दाब सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अगले प्रश्न में, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, इस तरह से उसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। फिर घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, एकांक आयतन में आने वाला द्रव्यमान। मतलब हो गया कि आयतन अगर एकांक है इसका मतलब उसकी लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 है और ऊंचाई भी 1 है। तो एकांक आयतन में अगर पारे को भरा जाए तो उसका द्रव्यमान आता है 13,600 किलोग्राम। इसीलिए अगर ये सवाल बन रहा है कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई में कितना पारा आएगा तो वो आएगा 13,600 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग फिर अगला देखते हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब क्या होता है, मान लीजिए एक तल है, इसके ऊपर जो भी अभिलंबवत बल लग रहा है इसी को दाब कहते हैं। चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को कम करते हैं। बच्चों, जब भी चाकू से हम लोग सेब वगैरह काटते हैं तो अगर वो आगे से शार्प नहीं है तो सेब अच्छे से नहीं कटता है। तो जब हम लोग उसे शार्प कर देते हैं, खूब नुकीली हो जाती है हमारी चाकू, तो आसानी से वो काट देती है। कारण क्या होता है, तब उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम होने पे दाब अधिक पड़ता है जिसकी वजह से वो आसानी से सेब में घुस जाती है। फिर अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है। देखिए, जो दाब का पृथ्वी पे जो दाब का मापन किया गया है वो समुद्र के तल पे किया गया है। तो समुद्र के तल पे एक पारे का स्तंभ लिया जाए तो उस पे 76 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई होती है उतने तक वायुमंडलीय दाब को नापा गया है। इसी को स्टैंडर्ड माना गया है। तो हमेशा पृथ्वी पे हर जगह इसी से इसकी तुलना की जाती है। तो समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। फिर है
पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो किसी पदार्थ का, जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना है, उसका घनत्व, और उसी पे 4 डिग्री सी पे जल के घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। फिर है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। मतलब अगर एक बर्तन में रख दिया जाए तो ऐसा ही नहीं वो सिर्फ नीचे ही डालेगा, वो नीचे, बगल और ऊपर हर तरफ समान दाब डालता है। जहां भी रहेगा वो चारों तरफ समान दाब डालेगा। अगला हमें सही कथन का और गलत कथन पे निशान लगाना है। बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। गलत है। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। तो पहला हमारा गलत हो गया। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। सही बात है। हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ वायु का एक आवरण बना हुआ है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा दूसरा सही हो गया। फिर तीसरा है, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। तो सही बात है। मान लीजिए ये कोई धरा है, तो यहाँ पे वायु दाब आज क्या है, फिर मौसम बदलेगा, मान लीजिए सूर्य की रोशनी होगी तो हवा हल्की होकर ऊपर चली जाएगी तो वायु दाब कम हो जाएगा। फिर ठंडी आएगी तो वायु भारी होकर नीचे आ जाएगी तो उस समय वायु दाब अलग हो जाएगा। फिर है, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है। तो ये गलत है। अगर बर्तन में पानी भरा हुआ है तो वो किनारे भी डालेगा, नीचे भी डालेगा, इधर भी डालेगा। अगला है, किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसका भार बढ़ जाता है। नहीं, गलत है। किसी भी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसका भार जो है वो कम हो जाता है। जो भी अंदर पानी के उसके भार जाएगा वो कम हो जाएगा। फिर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु यहाँ पे होगी, उसके ऊपर ये एक आकर्षण बल लगाती है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी के कारण सारी वस्तुएं लौट के पृथ्वी पे वापस आ जाती हैं। जैसे आप कोई गेंद फेंकेंगे तो एक समय के बाद वापस आएगी, उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबोत बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब का फॉर्मूला P बराबर F/A होता है। A मतलब होता है फोर्स, फोर्स या बल। तो ये बल जो एकांक क्षेत्रफल पर लगता है उसी को कहते हैं दाब। वह वस्तु बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो क्या फॉर्मूला था? ये कैसे, जैसे पानी में कोई चीज़ आप डालते हैं तो उस वस्तु द्वारा जो भी पानी का भार हटाया जाता है उसके द्वारा उसके ऊपर एक बल लगता है ऊपर की तरफ, इसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। फिर है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो हमें पता है, अगर ये मान लीजिए पंप है तो इसमें तो एक ये जो हैंडल में लगा होता है, ये टोटी है, तो ये हैंडल में लगा हुआ हो ये एक होता है। इसके अलावा नीचे से पानी ऊपर आने के लिए ये जो नल का ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है। तो एक ये V1 वाल्व हो गया और ये दूसरा V2 वाल्व हो गया। तो एक जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? 2। अब उत्तर देख लेते हैं। जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। प्रश्न है, निद्रव दाबमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक चित्र बनाएंगे। ये चित्र है। यहाँ पे क्या है? ये एक गोल संरचना होती है। इसके ऊपर जो तली लगी होती है वो लहरदार होती है। जब भी इस पे वायु दाब पड़ता है तो वायु दाब की वजह से या तो ये अंदर की तरफ दब जाती है या कम होने पे ऊपर की ओर उठ जाती है। और इससे जुड़ा हुआ एक लगा होता है संकेतक जो इस पे मीटर पे चलता है। इस मीटर पे अगर बढ़ रहा है दाब तो बढ़ेगा और घट रहा है तो घटेगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं वर्णन। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतक पॉइंटर जुड़ा होता है।
जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक रीडिंग देता है। निद्रव दाबमापी घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना। तो पहले इसका थोड़ा चित्र देख लेते हैं हम लोग। ये है इसका ये सिलेंडर, जिसमें ये पंप आगे पीछे होती रहती है। यहाँ पे एक वॉशर लगा होता है। फिर यहाँ से एक वो नली निकलती है जो कि आपके जाके टायर से लगती है। तो देखते हैं, साइकिल पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तब पिस्टन के नीचे खाली स्थान बढ़ने के फलस्वरूप वायुदाब कम हो जाता है। जब इस पिस्टन को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये वाली जगह पूरी खाली होती चली जाएगी और यहाँ पे वायुदाब कम हो जाएगा। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वॉशर के नीचे बेलन में भर दी जाती है। अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसके बीच में जो भी हवा होती है वो दब के एकदम कंप्रेस्ड हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है, जिसके कारण वॉशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। तो इस तरह से जब ये वॉशर नीचे आता है तो यहाँ पे जो हवा भरी हुई है वो यहाँ से निकल के इस पाइप में आ जाती है। पंप से दबी हुई वायु वॉल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबर नली के द्वारा साइकिल ट्यूब में जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के इस वॉल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। तो इस तरह से जब इसमें से ये पिस्टन एक बार ऊपर आएगा, एक बार नीचे जाएगा, तो होगा क्या, इसके बीच में जो भी हवा भरी रहती है वो प्रेशर के साथ इससे निकलती है। यहाँ पे जो साइकिल लगी होती है उसमें भी एक वॉल्व लगा होता है, तो ये एक तरफा होती है, मतलब एक ही तरफ खुलती है। तो जब ये प्रेशर से डालती है तो ये अंदर की तरफ खुल जाती है, लेकिन जब अंदर हवा भर के खूब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वॉल्व यहाँ दब जाती है और इसकी हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस तरह साइकिल पंप काम करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत समझाइए। तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके द्वारा हटाए गए द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये आपका बर्तन है, इसमें कोई वस्तु डाली गई, तो वस्तु डाली जाती है पानी के अंदर, तो वो क्या करेगी कि कुछ भार हटाएगी। तो जो भी भार ये पानी का हटा हुआ है ये इसके बराबर इसके ऊपर की तरफ बल लगता है, इसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। तो अब इसी के आधार पर हमें आगे देखना है। तो प्लवन क्या है, यदि किसी वस्तु का हवा में भार W वस्तु को पानी में डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल W1 है, तो क्या होगा, यदि W मतलब वस्तु का भार W1 से ज़्यादा हो, मतलब क्या हो गया कि ये हो गया ऊपर से जो भार आ रहा है W और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उत्प्लावन बल वो W1। तो पहली कंडीशन में आपका W ज़्यादा है, तो W ज़्यादा है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा होगा, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी में दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो वस्तु तैरती रहेगी। और तीसरी में W1 ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला ज़्यादा है नीचे से ऊपर की ओर, इसका मतलब है तब वस्तु हम इसमें पानी में तैरती रहेगी। तीसरी स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी, इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल क्या होता है, यह वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार ही होता है। मतलब जो वस्तु पानी हटाती है उसी के बराबर उस पर उत्प्लावन बल लगता है। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है, इसे ही प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर W और W1 बराबर हो गए, मतलब W ऊपर से लग रहा था और W1 नीचे से ऊपर की ओर, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर होने पे वस्तु तैरती रहेगी, इसी को कहते हैं प्लवन का सिद्धांत। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है।
तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो यही है कि वस्तु इसमें डुबाई गई है, अब इसमें डुबाई गई तो इसके भार में जो कमी हो रही है वो इसके द्वारा जो पानी हटाया गया है उसके बराबर होती है। इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। कुछ प्रश्न दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स, उनको देख लेते हैं। पहला है 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। बेटा हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये समुद्र है, तो समुद्र की ये नीचे वाली तली है। अब यहाँ से यहाँ तक पानी पूरा है, पूरा भरा हुआ, तो ये नीचे की तली पे प्रेशर डाल रही होगी, दबाव। और उस दबाव को पता करने के लिए एक फार्मूला होता है, पी मतलब दाब बराबर होता है एच डी जी। एच डी जी क्या है? एच होता है ये पानी की जितनी भी हाइट है उसको लेंगे हम लोग, तो ये एच हो गई। डी इस पानी की डेंसिटी मतलब घनत्व हो गया, और जी होता है गुरुत्वीय बल, तो जिसका मान 10 होता है। तो इसी फार्मूले में हम लोग रख देंगे तो इसकी तली पे जितना प्रेशर है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? दिया है समुद्र के जल का घनत्व 1.0 गुणे 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हाइट कहा कि मतलब गहराई इसकी कितनी है 50 मीटर। तो हमें पता है दाब बराबर होता है एच डी जी, सबका मान रख देते हैं। एच का मान हो गया आपका 50, जी का मान हो गया 10, और इसके अलावा डेंसिटी हो गई 1.01 इंटू 10⁻³ अब इन सब का गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 5.05 इंटू 10⁵। तो यही वो प्रेशर होगा, इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि समुद्र की तली पर द्रव द्वारा या फिर पानी द्वारा डाला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर की गहराई तक से जल निकाल सकते हैं। दिया क्या है? वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर है। पारे का घनत्व दिया है 13.6 गुणे 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, और गुरुत्वीय त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। एक्चुअली जो जल पंप होता है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि देखिए हवा में हमेशा वायुमंडलीय दाब है, वो कितना होता है 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर। अगर किसी नल को पानी ज़मीन से बाहर निकालना है तो पहले ये जो ऊपर से दबाव पड़ रहा है इसको पार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक वो ये जो वायुमंडलीय दाब है इसकी बराबरी नहीं करेगा तब तक पानी ऊपर नहीं आएगा। जैसे ही इससे ऊपर उसका दाब हो जाएगा तुरंत ही पानी नल के बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक कंडीशन ऐसी होगी जब वायुमंडलीय दाब और जल का दाब दोनों बराबर होना चाहिए। इससे जरा सा ही ज़्यादा होगा तो फिर जल बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो जब जल का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा तभी जल नल से बाहर आएगा। तो ये हमारे समझने के लिए है। अब हम लोग सवाल देखते हैं कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो कि सिद्धांत क्या है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब और जो हमारे नल के पानी का दाब है दोनों बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा सा बराबर होने के बाद जैसे ही ज़्यादा होगा तुरंत पानी बाहर आ जाएगा, तो इसलिए बराबर माना जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब के लिए H1D1G और जल का दाब के लिए H2T2G। अब यहाँ पे G दोनों के बराबर हैं तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि G दोनों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे बराबर लग रहा है। फिर अब ये हो गया वायुमंडलीय दाब मतलब पारे के दाब की हाइट, तो 76 सेंटीमीटर है। इसे हम लोग बदल लेंगे किस में? मीटर में। तो 76 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.76 मीटर। इसी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। फिर दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे आपको दिया गया है, डेंसिटी है 13.6 गुणे 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो 0.76 गुणे 13.6 गुणे 10³ अब फिर इधर ये जो जल है, जल की डेंसिटी आपको देनी है। तो जल की कितनी होती है? 1 इंटू 10⁻3। तो 1 को यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है। 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 0.76 इंटू 13 इंटू 0.6। तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10.333 मीटर। ये हो गई जल की गहराई जिसका दाब इसके बराबर होगा तब पानी बाहर आ सकता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तब फिर पानी बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हो गया, ये स्पष्ट हो गया
कि जल पंप अधिकतम 10 मीटर की गहराई से जल बाहर निकाल सकता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? तो पिन की नोक को नुकीला या तेज इसलिए बनाया जाता है ताकि एक दिए गए बल के लिए दाब को बढ़ाया जा सके। देखिए, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब P बराबर होता है बल F अपॉन क्षेत्रफल A। बच्चों, इसको चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10 पास्कल का बल लगाना चाह रहे हैं और आपके पास एक ये पिन है, इस तरह से ये एक पिन है जो नीचे इस तरह से है। अब मैं इसे केवल सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको 10 पास्कल का बल लगाना है, दाब लगाना है, तो क्या होगा कि इसे जनरेट करने के लिए अगर इसके नीचे का एरिया 50 मीटर स्क्वायर होगा, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन आपको केवल सांकेतिक रूप से समझना है, 50 मीटर स्क्वायर होगा, तो 10 पास्कल का दाब जनरेट करने के लिए इसका 10 गुना फोर्स रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस एरिया को, इस पिन का जो एरिया है इसको कम करके 5 मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो 10 पास्कल का ही जो दाब है इसे लगाने के लिए केवल हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग एरिया कम करेंगे तो हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा ताकि पहले के जितना ही दाब मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। यह उच्च दाब पिन को कपड़े या कागज जैसी सामग्री को आसानी से भेदने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एक हाथी का भार 2500 किलोग्राम है। यदि इसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है तो इसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। तो दाब हमें पहले से पता है, P = होता है F अपॉन A। तो लेकिन पहले यहाँ पे F आपको निकालना पड़ेगा। F मतलब होता है बल और भार भी होता है एक प्रकार का बल। हम लोग पहले इसका बल निकालेंगे, मतलब भार निकालेंगे। तो होगा क्या, हाथी का बल या भार कितना हो जाएगा? द्रव्यमान m गुणे g। तो द्रव्यमान 2500 किलोग्राम है, इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से हम लोग गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? 25,000 न्यूटन। ये इसका भार हो गया है, हाथी का भार है ये। अब दाब हमें निकालना है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आरोपित दाब कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे ये जो भार या बल है इसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 25,000 और क्षेत्रफल कितना था? 0.25 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ का दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? जहाँ पे दशमलव है उसकी जगह पे आप 1 रखते हैं और 1 रखने के बाद जितने अंक तक दशमलव है, यहाँ से 1 और ये 2 अंक पे हटाना है तो 2 जीरो हम लोग लगा देंगे और यहाँ से दशमलव गायब हो जाएगा। अब ये हो गया 25,000 गुणे 100 बटे 25। 25 से 25 कट जाएगा तो ये बचेगा 1 और 3 0 1000 और गुणे 100 और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दाब है। फिर इसको गुणा कर दिया जाएगा तो निकल के आएगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का बल लगाएगा हाथी अपने पैर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, जल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है आपका जल पंप। जल पंप में ये होता है पिस्टन, इसमें एक वाल्व ये V1 है और यहाँ पे जो नीचे से जल आता है उसके लिए एक वाल्व यहाँ पे लगा होता है V2। ठीक है। होता क्या है कि जब ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वाले एरिया में वायुदाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का वाल्व खुल जाता है, नीचे का पानी इस जगह पे आ जाता है और यहाँ आने के बाद यहाँ तक जब जाएगा तो क्या होगा कि जब ये ऊपर से नीचे आने लगेगा तो यहाँ जो बीच का पानी है यहाँ का, वो इस नल की टोटी से बाहर आ जाएगा। फिर ये इसी तरह से ये नीचे आएगा तो नीचे वाला वाल्व बंद हो जाता है। फिर अगली बार जब ये ऊपर जाने लगेगा तो ऊपर जाते समय ये वाल्व खुल जाएगा और नीचे का पानी फिर से ऊपर आ जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है और जल पंप से पानी आता रहता है। तो देखते हैं, पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर पिस्टन नीचे जाता है। तो पिस्टन जब ये उठाया तो पिस्टन ये नीचे की तरफ जाएगा। पिस्टन का वाल्व V1 खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। जब ये नीचे आता है तो इसका वाल्व ऐसे घूम जाएगा और सारी वायु यहाँ से बाहर निकल जाएगी।
वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व V2 बंद हो जाता है, और इसी बीच यहाँ का V2 वाल्व जब ये यहाँ तक आ गया है तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर है, ये केवल ऊपर की ओर खुल सकता है, नीचे नहीं जा सकता। पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। अब जब मैंने इसकी हैंडल को यहाँ पे नीचे किया, ये हैंडल नीचे आई, तो ये पिस्टन आपका ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो ये जाते समय पिस्टन के नीचे वायुदाब कम होने के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है और वाल्व V2 खुल जाता है। अब जब ये ऊपर जाता है तो ये पूरी तरह से ऐसे बंद हो जाएगा, और इसके नीचे वाला यहाँ वाला V2 ऐसे खुल जाएगा, तो पानी नीचे से यहाँ पे आके भर जाएगा। ठीक है, तो फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर आता है। अब फिर से जब हैंडल ऊपर ले गए तो ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा। जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व V1 खुल जाता है और वाल्व V2 बंद रहता है। जब नीचे आता है तो वाल्व V1 खुल गया, इसका पानी बाहर आएगा, इसके बगल से यहाँ चला जाएगा, और ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जलदाब के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है। फलस्वरूप जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व V2 खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिस हिसाब से एक बार ये एक नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आता है, और नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाता है। इस प्रक्रिया में पहले जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे हवा नहीं रह जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पानी आके भर जाएगा, फिर इसके बाद जब ये नीचे आता है तो इसके वॉल के बगल से पानी ऊपर आ जाता है, और जब ये ऊपर फिर से जाने लगता है तो इसका पानी इसके साथ आके बाहर निकल जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और घनत्व, आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। इससे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? घनत्व को D से व्यक्त करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास m अपॉन आयतन वॉल्यूम V। तो D इज इक्वल टू m अपॉन V इसका फॉर्मूला हो जाता है। फिर है इसका मात्रक क्या है? तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घन मीटर होता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि पहले में बल और न्यूटन में जो संबंध है वही वायुदाब और किस में होगा? तो हमें पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसी तरह फिर वायुदाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। तो हमारा पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा है, उसी को घुमा के दिया गया है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, तो फिर इसी तरह बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। दूसरा हो गया। फिर तीसरा है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, इसी तरह आयतन का मात्रक क्या होगा? तो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। फिर दिया है कि यदि W1 तथा W क्रमशः वस्तु के भार और उत्प्लावन बल हों तो W2 और ज़्यादा हो W1 से तो वस्तु तैरेगी। मतलब W2 उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी। फिर कह रहा है कि W1 ज़्यादा है W2 से, मतलब क्या होगा कि वस्तु का भार ज़्यादा है उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूबेगी। अगला है, संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होता है। अगर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा, जैसे चाकू शार्प होगी तो उसका दबाव अधिक पड़ेगा, लेकिन संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब चाकू आपकी शार्प नहीं है तो उसका दबाव कम हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों इसके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो पढ़ते हैं तो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।